सैयद वंश के आखिरी शासक आलम शाह दिल्ली में हो रहे विद्रोह के डर से दिल्ली छोड़कर बंदायूं चला गया। इसलिए मंत्री हमीद खान ने मुल्तान और लाहौर के सूबेदार बहलोल खान लोधी को दिल्ली बुलाया। दोस्तों, बहलोल खान लोधी ने कुछ साल तक तो आलम शाह के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, लेकिन 1451 ईस्वी में आलम शाह ने बहलोल लोधी को दिल्ली का राज्य पूरी तरह सौंप दिया और खुद बंदायूं की जागीर में रहने लगा। इसी के साथ 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी बहलूल शाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, आप इस चैनल में भारत के संपूर्ण इतिहास को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ से सीखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल में महात्मा बुद्ध से लेकर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, लगभग सारे वंश की जानकारी दी है। और अगर कोई टॉपिक रह भी गया है तो मैं एक एक टॉपिक अपने आगे आने वाली वीडियोस में डाल दूंगा। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि मालवा के सूबेदार महमूद खिलजी ने तो दिल्ली पर ही आक्रमण करने का साहस कर लिया, लेकिन लाहौर और मुल्तान के सूबेदार बहलोल खान लोधी ने सुल्तान की सहायता की। इससे सुल्तान बहुत खुश हुआ और बहलोल खान लोधी को खाने खाना की उपाधि दी और साथ ही उसे अपना पुत्र कहकर भी पुकारा। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद शाह की स्थिति बहुत कमजोर थी। उसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अपने पिता से भी कमजोर शासक निकला। दिल्ली में हो रहे विद्रोहों के डर से वह दिल्ली छोड़कर बंदायूं चला गया और वहां भोग विलास में डूब गया। इसलिए उसके मंत्री हमीद खान ने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, कुछ समय तक तो बहलोल खान लोधी ने आलम शाह के प्रतिनिधि के रूप में काम किया, लेकिन 1451 ईस्वी में आलम शाह ने बहलोल लोधी को दिल्ली का पूरा राज्य सौंप दिया और खुद बंदायूं की जागीर में रहने लगा। वहीं पर 1476 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 37 साल के खराब शासन के बाद सैयद वंश का अंत हुआ और लोधी वंश की नींव पड़ी। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में सैयद वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाकर सैयद वंश के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी बहलूल शाह गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और लोधी वंश का संस्थापक बना। दोस्तों, राजा बनने के बाद इसने सबसे पहले कई स्थानों पर निगरानी के लिए अफगानों को नियुक्त किया। उसके बाद उसने संभल, कोट, इटावा, पुरी और मेवात आदि पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, जौनपुर के महमूद शाह सरकी से सुल्तान बहलोल लोधी का काफी लंबा संघर्ष चला, लेकिन अंत में बहलोल लोधी की जीत हुई और कालपी, जलपुर, बाड़ी, आलापुर के शासकों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों, 1487 ईस्वी में सुल्तान ने ग्वालियर के राजा मान सिंह को हराकर उससे 80 लाख टंके वसूल किए। इस सफलता के बाद वापस लौटते समय रास्ते में बहलोल लोधी बीमार हो गया और जलाली के पास जुलाई 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद बहलोल लोधी का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी निजाम खान 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के नाम से सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, सिकंदर शाह लोधी ने अपने भाई और जौनपुर के शासक बारबक शाह को हराया, लेकिन उदारता दिखाते हुए उसने उसे जौनपुर का शासक ही रहने दिया। लेकिन जब वह जौनपुर के जागीरदारों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया तो उसने बारबक शाह को जेल में डाल दिया और वहां पर अपना एक आमिर नियुक्त कर दिया। दोस्तों, सुल्तान ने अलीगढ़ का एक गांव जाथरा के राजपाल तातार खां को अपने अधीन किया था और बयाना के शासक अशरफ को भी
1492 ईस्वी में पराजित करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। दोस्तों, सिकंदर शाह लोदी ने बिहार के शासक हुसैन सरकी को भी पराजित किया था और बाद में उससे संधि करके एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का वादा किया। दोस्तों, 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी ने आगरा शहर की नींव डाली और उसे अपनी नई राजधानी बनाया। दोस्तों, 1509 ईस्वी में नागौर के शासक मोहम्मद खान ने सिकंदर लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। सुल्तान ने रणथंभौर को भी जीतने की कोशिश की, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि उसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति के टुकड़े कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिए थे। फिर भी उसे लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक स्वीकार किया जाता है। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले के कैंसर की वजह से सुल्तान सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु होगी। दोस्तों, सिकंदर शाह लोदी की मृत्यु के पश्चात 29 नवंबर 1517 ईस्वी को आमीरों के सहमति से उसका पुत्र इब्राहिम को इब्राहिम शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बिठाया गया। 1517 ईस्वी में इब्राहिम ने ग्वालियर पर मान सिंह के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य पर आक्रमण किया और उससे संधि करके ग्वालियर का दुर्ग प्राप्त किया। दोस्तों, इसने मेवाड़ के राजा सांगा के खिलाफ भी अभियान छेड़ा था, मगर उसे पराजित न कर सका और राणा सांगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, इब्राहिम शाह लोदी ने अमीरों की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की थी, जिस वजह से अमीर उसके खिलाफ हो गए थे। यहां तक कि बिहार में अफगान सरदारों ने विद्रोह भी कर दिया। दोस्तों, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम शाह के चाचा आलम खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम के विरुद्ध आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा और बाबर ने उसे स्वीकार कर लिया। दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। युद्ध बहुत भयंकर था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसकी मृत्यु वहीं युद्ध के मैदान में हो गई। दोस्तों, इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था। इसके बाद से लोदी वंश का अंत हो गया और जीत के साथ बाबर ने दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की और वह था मुगल वंश। दोस्तों, पानीपत का युद्ध उस समय आधुनिक तरीके और बहुत ही सूझबूझ के साथ लड़ा गया था। हम अपने अगले वीडियो में पानीपत के युद्ध के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोदी वंश के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू।